मुझे सवाल सर, मेरा सवाल ये नहीं है, आप, मुझे पता है आपका टारगेट सेट है, आपको नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, आपको बीजेपी को टारगेट करना है, मैंने शुरू में कहा। लेकिन सर ये करते करते आप लोग क्या बोल जाते हैं मुझे समझ नहीं आता है। धर्म ध्वजा पर खून के छींटे, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी पर हमला नहीं है किशोर जी, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूं। इस तरह की भाषा से बचना चाहिए था आप लोगों को। मैं गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं और वो सवाल लेकर जो आपने कहा वहां पर इतने लोगों को मार दिया, 3000 आपकी सरकार कह रही गुरु प्रकाश जी, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी होती तो 2 हिस्से कर देती, किशोर तिवारी कह रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। नहीं, देखिए सुचरिता जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। इंदिरा गांधी जी का उदाहरण आया है तो इनको बताना चाहिए, इंदिरा गांधी जी का ही शासन था, सदन के बाहर गोहत्या के विरोध में साधु प्रदर्शन कर रहे थे, गोलियां चलवा दी थी आपने संतों पे, साधुओं पे। तो इंदिरा गांधी जी का नाम लेते, उनका उदाहरण देते, कम से कम इस जिक्र को याद रखना चाहिए। दूसरी बात सुचरिता, आपको याद होगा, हमें भी अच्छे से याद है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक 5 साल पहले, हिंदू शरणार्थियों के लिए जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनकी नागरिकता के लिए क्या कर रहे हैं ये बताओ। इसके विरोध में कौन खड़ा था? हिंदुओं के रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं बताओ। किशोर जी सुनिए, संवेदनशील भैया, संवेदनशील विषय है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बीच में ना बोलें, आप वरिष्ठ हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। थोड़ी यहां पे परिचय दीजिए अपनी गरिमा का। धन्यवाद। मर्यादा में रह के बात होगी, संवेदनशील मुद्दा है, थोड़ा सुनने का धैर्य रखना होगा आपको। 5 साल पूर्व बात है, 2020 में सीए को हम लाना चाहते थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू शरणार्थी है, वो यहां आए। विरोध किसने किया था? किसने कहा था कि सीए संविधान का विरोधी है? किसने कहा था सीए बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खून के छींटे की बात कर रहे हैं आप जिनके गोद में बैठे हैं, खून के छींटे उन पर हैं, उन पर वो खून के छींटे लागू हैं। वो यहां पे हमारे दीपू हो, वो हमारे मंडल जी हो, उनकी हत्याएं नहीं होती। सीए में नागरिकता प्राथमिकता के आधार पे देना चाहिए उनको। विरोध किया आपने, संविधान के विरोध में बताया आपने, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप। मुझे समझ में नहीं आता है, पैलेस्टीन में, गाजा में कुछ होता है तो तुरंत ऑल आइज ऑन राफा, झोला निकल आता है प्रियंका गांधी जी का, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती है आपको? गुरु प्रकाश जी, वो तो कह रहे 3000 लोगों की बात तो सरकार खुद कह रही है। होता तो आज स्थिति नहीं आती। नहीं, मैं चाहती हूं आप उनके सवाल का जवाब दें। 3000 तो खुद सरकार कह रही है, ये कह रहे हैं किशोर जी, तो क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? हिंदुओं को बचा नहीं रहे भाई साहब। नहीं, देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री थे, आपने उनको श्रेय नहीं दिया। चलिए, आपको दलितों से नफरत है, आपका नव सामंतवाद है। उस समय कितनी आबादी थी? उस समय कितनी आबादी थे पूछना चाहते हैं? तो जब 15% थे और आज 2% हो गए, तब आपकी आंख में आंसू नहीं थे। और आज राजनीति करने के लिए मुंबई में चुनाव है, नगर निगम, नगर पालिका की, तो उस राजनीति में हमको वोट बैंक का फायदा कैसे हो जाए? सुचरिता, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हमारा स्थापना, हमारी जब नींव डली थी, तब से हम कह रहे थे 1952 से राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हमने संकल्प को पूरा किया था। हमने कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक, उनको शरणार्थी का दर्जा देकर के नागरिकता देंगे। उसका विरोध कौन कर रहा था? यही किशोर तिवारी, जिनके गोद में बैठे हुए हैं, वही कांग्रेस पार्टी के लोग विरोद कर रहे थे। देखिए, मैं तो आज ये पूछना चाहती हूँ अनुराग जी से भी, और हर्षवर्धन जी से भी, रशीदी जी से भी, फैज से भी। उसी का परिणाम है कि आप जैसे तुष्टीकरण की मानसिकता करने वाले लोगों। नहीं, मैं एक बार मैं जरा सवाल पूछना चाहती हूँ, और बड़ा डायरेक्ट सवाल है अनुराग जी और हर्षवर्धन जी, आप दोनों से है। और मैं पहले चाहूंगी कि सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके आना चाहती हूँ। पहले, आपको हैरानी हुई ये सुनकर अनुराग जी के ये कह रहे हैं कि धर्म ध्वजा पर खून के छींटे हैं, या आपको लगता है ये सही बयान है? देखिए, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी से सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आपने क्या किया? तो मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या किया है। अब तक सरकार 60,000 करोड़ की मदद, आर्थिक मदद बांग्लादेश को कर चुकी है, जो इनको रोकना चाहिए था। 2024-25 में 120 करोड़ की इन्होंने बांग्लादेशियों पे मदद की है, जो बांग्लादेशी वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और हिंदू वहाँ परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी ने को करना चाहिए था कि पहले सरकार से बात करके, निंदा नहीं, बात करके सरकार पे लाल आंखें दिखाना चाहिए था। और जिस तरह से एक देश दूसरे देश को, जब कोई देश के दूसरे देश में लोग परेशान होते हैं तो देश किस तरह से बात करता है, उस भाषा में बात करना चाहिए था। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं।
जब भी राष्ट्र की बात आई है तो विपक्ष हमेशा राष्ट्र के साथ खड़ा रहा है, चाहे पाकिस्तान का निस्तो नाबूद करने की बात हो तब भी आपके साथ खड़े हैं, आज जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तब भी आपके साथ खड़े हैं। नहीं, सवाल है कि अनुराग जी, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चन ना, सवाल पर रहते हैं। एनआरसी रोक रहे थे, नहीं, मैं सवाल पर बात कर रही हूँ, फिर आपका जवाब दे देंगे। आप एनआरसी रोक रहे थे, आप सीए रोक रहे थे। नहीं, सवाल ये है कि हिंदू अत्याचार पर आप लोग सवाल, भाई हर किसी को सवाल, सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि धर्म ध्वजा पर खून के छींटे, इसकी क्या जरूरत थी अनुराग जी? वो धर्म ध्वजा क्या बीजेपी की है? वो धर्म ध्वजा किसकी है? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दे। देखिए आपने बीजेपी को कितने प्यार से बोलने दिया, मुझे भी उतने ही प्यार से नहीं, बिल्कुल बोलिए, आपसे भी उतने ही प्यार से बोल रही हूं। हम भी अपनी बात कह लेते तो मेरी बात जनता तक चली जाती है। बोलिए ना। नहीं, सवाल पे ही बोल रहा हूँ। वो कौन सा सवाल पे बोल रहे थे? वो आजादी के पहले तक चले गए, वो सीए एनआरसी में चले गए। सवाल पूछा था आपने कि भाई हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अब सरकार ने क्या किया? तो सीए एनआरसी का ढाल बना रहे हैं। धर्म ध्वजा पर खून के छींटे, अनुराग जी। एसआईआर में क्या होता है? एसआईआर में हम क्यों विरोध कर रहे हैं? एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध है मेरा। इसी तरह सीए प्रक्रिया का विरोध था, सीए एनआरसी का नहीं, प्रक्रिया का, क्योंकि आप उसकी आड़ में कुछ खेल ना करें। अब दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, ये मैं बुलंद आवाज से बोल रहा हूं और देश के भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि देश इसके, आप देखो 23 दिसंबर को देखिए भाई, मैंने बांग्लादेश पर कई डिबेट्स किए अनुराग जी, उस पर बात नहीं कर रही हूं, आज मुद्दा दूसरा है। मेरा मतलब ये है कि वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कह देंगे, उस पर तो बोलिए ना सर। मैंने आपसे ये पूछा, धर्म ध्वजा हिंदू भारत की है, हिंदुओं की है, मंदिर की है, बीजेपी की है, उस पर खून की छींटे की बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है इतना सा आप उस पर बोल ही नहीं रहे? देखिए नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो दोनों पे बोलूंगा, लेकिन समय तो देंगे। लेकिन आप लगातार सवाल पूछेंगे तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, उसी में आप दूसरा सवाल घुसेड़ेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा भाई? हम बांग्लादेश और उस पर धर्म ध्वजा दोनों पे बोलने आए, तो दोनों पे मैं अपनी बात रख रहा हूं ना, मुझे रखने का मौका दीजिए, मैं तुम बोलूंगा। अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी और शिवसेना के प्रवक्ता ने जो बात बताई, मेरा मानना यह है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, क्योंकि हर घर में मंदिर है। अगर कोई संपन्न आदमी तो घर में मंदिर बनाता है, गरीब आदमी तो कैलेंडर भगवान का टांग लेता है। या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमने मंदिर बनाया, प्रभु का मंदिर बनाने वाले आप कोई नहीं होते हैं। प्रभु क्या किसी के बनाने से बनते क्या? अरे प्रभु का मंदिर है, सबकी आस्था का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भव्य मंदिर बन रहा है और सभी ने स्वागत किया। आप उसका श्रेय क्यों लेना चाहते? इसके मतलब धर्म के राजनीति करना चाहते हैं। आप राजनीति कीजिए प्रभु के बच्चों पे, कि प्रभु के बच्चों पे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। प्रभु के बच्चे तो यहाँ एयर पोल्यूशन से नहीं बीमार हो रहे हैं। प्रभु के बच्चों पे यहाँ पे नकली कोविड से, यहाँ पे नकली सिरप पी के तो बीमार नहीं हो रहे हैं। इस पे चर्चा कीजिए ना। मुझे क्योंकि ऐसा लगता है, हर्षवर्धन जी, फैज जी, रशीदी जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है हिंदू तो अत्याचार फेस कर रहा है, हिंदू तो टारगेट है, लेकिन एक टारगेट और है और वो है वोट बैंक, और वो बड़ा क्लियरली नजर आता है। नहीं सुचेता जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं जब भी किसी बात पर चर्चा होती है तो बड़ी गंभीरता से कहा जाता है कि नहीं हम उसका विरोध थोड़ी नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो एसआईआर को एनआरसी बताते हैं? और एनआरसी होना क्यों नहीं चाहिए? देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, और आंतरिक सुरक्षा खतरे में होगी तो क्या देश का मुसलमान खतरे में नहीं आएगा? वो तो मुसलमान भी आएगा, हिंदू भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सब आएंगे, कोई ऐसा तो है कि नहीं आएगा। फिर क्यों उसका विरोध होता है? नंबर 1, जब कोई कहता है कि सीए का भी प्रक्रिया के तहत विरोध हुआ, कुछ गड़बड़ न कर दें। गड़बड़ क्या कर देंगे भाई? कमाल हो गया। देश के नागरिक, उनके खिलाफ क्या देश की कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक गड़बड़ करेगी? उनको क्या अमेरिका में जाके चुनाव लड़ना है क्या? फिर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही क्यों? जब भी कहते हैं गड़बड़ कर देंगे तो उसको समझिए, देश में दंगे होना बंद हो। जो कांग्रेस के शासनकाल में सर्वाधिक दंगे होते थे, 1947 के पार्टीशन के बाद से लेकर 2013 तक के, मुजफ्फरनगर तक के दंगे याद कीजिए, मुसलमानों की जान जाती है। 2019 के पहले कश्मीर घाटी में, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हर दूसरे चौथे मुसलमान बच्चा पत्थर हाथ में लेके निकल पड़ता था। उसके चेहरे पर पेलेट गन के निशान होते थे जगह जगह, वो अस्पताल में मिलता था। उसी में से कोई, उसी से गुस्से से आता था, AK-47 उठा लेता था, कोई हत्या कर देता था, कोई पुलिस की गोली से मरता था, कोई सेना की गोली से मरता था। अब मुसलमानों के बच्चे मर नहीं रहे, इनको इसलिए मुश्किल है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हिंदुओं पर जिस तरह से राजनीति होती है, घटिया तरीके से टिप्पणियां करके कोई भी निकल जाता है। धर्म ध्वजा पर निशान, अरे कमाल हो गया।
उसको लगाने का काम किसी ने नहीं किया, वो लग गई तो उस पर निशान हो गया, उसको गड़बड़ तरीके से कर दिया। और फिर मैं कह रहा हूं, अगर अभी भी अगर इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही तो यकीन मानिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होता है। कहते हैं ना कि लोकतंत्र की चक्की जो है वो बहुत बारीक पीसती है, पीस रही है। जिनको ये गुमान था कि मैं तो प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं कैसे क्या होता है, देखिए आज वो कैसे घूम रहे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैं इसीलिए फिर से कह रहा हूं, ये करना बंद कीजिए। ये फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स देश के हिंदुओं को चुभती है, उनको पीड़ा देती है, उनको परेशान मत कीजिए। और ये परेशान कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो मुसलमानों को भड़काकर सड़क पर लाकर हिंदुओं के सामने खड़ा करने की कोशिश है, ये खतरनाक है। दुनिया के किसी भी हिस्से से बेहतर तरीके से मुसलमान यहां रह रहा, चाहे वो फैज भाई हो, चाहे वो साजिद रशीदी जी। ये करना बंद कीजिए, ये गलत काम है, ये खतरनाक है, जहरीली प्रक्रिया बंद कीजिए।